डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास के अंदर अपनों ने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। और हेलो एल्केन को बनाने के लिए अपनों ने उस क्लास के अंदर जो सब्सट्रेट लिया था, यानी कि जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट था जिससे हमने एल्किल हैलाइड को प्राप्त किया था, तो वो था कौन है, एल्को। आज अपने उसी कड़ी के अंदर आगे जो अपने मेथड दे रखे हैं अपने बुक के अंदर, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसके अंदर है कि अपने स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से, कि हाइड्रोकार्बन की हेल्प से अपने एल्किल हैलाइड को कैसे बनाएंगे। बनाना है किसको, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अपने पास होते हैं बेसिकली टू टाइप, एक होते हैं एलिफेटिक और एक हो जाते हैं एरोमेटिक। ठीक है, थोड़ा सा अगर उसको अपने रिव्यू करें तो कैसे हमारे पास कि अगर अपने बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास दो टाइप के, एक हैं एलिफेटिक और दूसरे हैं हमारे पास एरोमेटिक। तो हमने एल्किल हैलाइड बनाने हैं या हेलो एल्केन बनाने हैं, तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ हमें किसी एरोमेटिक कंपाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम बात करेंगे किसकी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। और जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये बेसिकली अपने पास टू टाइप हैं। एक तो हो जाते हैं सैचुरेटेड, या जिनको अपने संतृप्त बोल देते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरे अपने पास होते हैं अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड है इसके अंदर अपने पास आ जाता है एग्जाम्पल एल्केन, और जो अनसैचुरेटेड है इसमें अपने लेके चलते हैं किसको, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की हेल्प से एल्किल हैलाइड कैसे बनेंगे, आज इस टॉपिक के ऊपर अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास जो हेडिंग है वो क्या है कि अपने पास जो सबस्ट्रेट है यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कौन है, वो है एल्केन, और एल्केनों का हम करवा देंगे क्या, हैलोजनीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अपने पास जो फर्स्ट मेथड है वो है कि अपने पास है एल्केन, एल्केन का करवा रहे हैं हम हैलोजिनेशन, या इसको अपने लिख देते हैं एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैलोजनीकरण। तो अगर हैलोजनीकरण में कोई डाउट आ रहा है तो इसके लिए देखो कि हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब कि जैसे अपने ऑक्सीडेशन लिख दें, या ऑक्सीकरण अगर अपने लिख देते हैं तो मतलब हम एडिशन करवा रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का योग है। हाइड्रोजिनेशन अगर मैं बात करती हूँ किसकी, हाइड्रोजिनेशन की, तो हाइड्रोजिनेशन से यहाँ पे मतलब हो जाता है हम किसका एडिशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं। सेम वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन, और हैलोजन मतलब एडिशन करवा रहे हैं किसका, हैलोजन एटम। ठीक है, तो यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपनों ने अगर एल्किल हैलाइड बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है कि एल्केन का क्या करवा दो, हैलोजिनेशन करवा दो, यानी कि एल्केन के साथ में एडिशन करवा दो किसका, हैलोजन एटम का। अब जो हैलोजन है, हैलोजन ऑलरेडी आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चारों में से कोई सा भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसको अपने क्लियर करते हैं कि कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर अपने पास कि एल्केन कोई भी अपने पास ऐसा हाइड्रोकार्बन जो CnH2n+2 इस फॉर्मूले को क्या करता है, इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, वो क्या हो जाता है, एल्केन हो जाता है। और इसका अगर अपने देखें एग्जांपल तो अपने पास बहुत से एग्जांपल है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन वगैरह। ठीक है ना, बहुत से एग्जांपल हो जाते हैं। तो देखो कि जब अपने बात करते हैं किसकी, हैलोजिनेशन की, हैलोजनीकरण की बात करते हैं, तो हैलोजन नाम लेते ही हमारे दिमाग के अंदर फटाफट से आता है नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एडिशन करवाना है तो अकेला एटम तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा नहीं, मतलब मॉलिक्यूल होगा, F2 होगा, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, या I2 हो सकता है। लेकिन अगर अपने बात करते हैं कि एल्केन के साथ में
हेलोजिनेशन करवाने के लिए ये जो हेलोजन एटम है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है। अगर अपने यहाँ लिखे ना कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर या इनकी क्रियाशीलता का क्रम, किस रिएक्शन की बात हो रही है, बात हो रही है एल्केन के साथ आपने क्या करवाना है, हेलोजन का एडिशन करवाना है। और जो हेलोजन है वो हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। अब देखो कि अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं तो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 और लास्ट में अपने पास आता है कौन है, आयोडीन। लेकिन जब अपने रिएक्शन लिखेंगे कहीं भी, ये नहीं कि +2 में, कहीं भी जब अपने को रिएक्शन देता है एल्केन का हेलोजिनेशन तो वो या तो देता है क्लोरीनीकरण और या देता है ब्रोमीनीकरण। लेकिन मेनली 99% जो अपने को रिएक्शन मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं, क्लोरीनीकरण की मिलती हैं। फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण की जो रिएक्शन है वो बहुत कम मिलती है। अब उसका रीजन क्या है, रीजन देखो कि हमने कहा कि ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एल्केनों के साथ हेलोजिनेशन करने के लिए, हेलोजन ऐड होने के लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे F2 लेती हूँ तो ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन की स्पीड, इस रिएक्शन का वेग इतना ज़्यादा होता है, बहुत भयंकर, कि जिसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। जो चीज़ इजीली डिटेक्ट नहीं की जा सकती, जो चीज़ कंट्रोल नहीं है, तो उसके साथ कोई पंगा भी नहीं लेता, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से F2 को क्या कर दिया जाता है, रेंज से बाहर कर दिया जाता है। अब इसके बाद में यानी कि अगर रिएक्शन करवाई जाती है एल्केन की किसके साथ में, Cl2 के साथ में, क्लोरीन अणु के साथ में अगर अपने रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन क्या है, इसकी तुलना में यहाँ पे स्पीड क्या है, इसकी कम होगी, और इस अभिक्रिया की गति और भी क्या होगी, कम होगी, और इसकी तो बिल्कुल ही क्या होगी, स्लोली होगी, कछुए वाली चाल होगी, है ना। तो अब जैसे अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा, एल्कोहलों की रिएक्टिविटी देखी कि एक एल्कोहल मान लो कि कुछ सेकंड के अंदर रिजल्ट दे रहा है और एक कुछ मिनट में रिजल्ट दे रहा है और एक पौना एक घंटा लगा रहा है, तो एक घंटा वेट नहीं ना होता। तो सेम वैसे ही अगर अपने आयोडीनीकरण करवाते हैं तो बहुत स्लोली रिएक्शन है, जिसके लिए कौन इतना वेट करेगा, तो इसलिए ये भी रेंज से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब बचा कौन, एक तो बच गया क्लोरीन और दूसरा कौन बच गया, ब्रोमीन बच गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अगर अपने कंपैरिजन करते हैं तो ब्रोमीनीकरण की तुलना में जो क्लोरीनीकरण है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो थोड़ी सी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, यानी कि इजीली जिसको क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए अब अपने जो एग्जांपल लेंगे उसमें क्या लेंगे, कोई एल्केन ले लेंगे और एल्केन का जब अपने करवाएंगे हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में या हेलोजनीकरण में अपने क्या लेंगे, क्लोरीनीकरण लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया अपने पास कि यहाँ से फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास पुटअप हो सकता है वो ये है कि एल्केनों के साथ हेलोजन अणुओं की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। तो जो हेलोजन अपने पास ये रहे आपके पास F2 Cl2 Br2 I2, ये इनकी रिएक्टिविटी का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब देखो यहाँ मैंने भी ये तो आपको बता दिया कि ये रिएक्शन जो है अनकंट्रोलेबल है, जिसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको रेंज से बाहर किया हुआ है। अब जो आयोडीन वाला है, यहाँ पे अपने पास दो बातें आपने याद रखनी है कि एक तो क्या हो गया कि इस रिएक्शन का जो वेग है वो क्या होता है, बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो होता है। एक तो वेग क्या है, बहुत मंद है, बहुत धीमा होता है। दूसरी बात कि अगर अपने एल्केनों का क्या करवा देते हैं, आयोडीनीकरण करवा देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे वापिस, जैसे मैं हर बार करती हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल, जैसे कि ले लिया यहाँ पे अपनों ने मीथेन, ठीक है ना, एल्केन लेना है, एल्किल हैलाइड बनाना है हमने, तो यहाँ मैंने ले लिया मीथेन। मीथेन का मैं करवा रही हूँ आयोडीनीकरण करवा रही हूँ। तो जब मीथेन की आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, मैथिल आयोडाइड प्लस में हाइड्रोजन है आयोडाइड की। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ये जो अभिक्रिया है ये क्या होगी, उत्क्रमणीय होगी। दूसरा कि ऊष्मा शोषी होती है। एक तो रिवर्सिबल है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट से वापस क्या बन जाएगा, आपका रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो वेग धीमा है, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है या कह देंगे कि उत्क्रमणीय है। तीसरा अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है, या जिसको अपने बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस वजह से ये भी रेंज से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं एल्केनों का हेलोजनीकरण, ठीक है। तो इसके लिए देखो वापिस से एग्जांपल ले लिया किसका, मीथेन का। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास है CH4, और अगर लिखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो कार्बन है, कार्बन के साथ में
4 हाइड्रोजन एटम क्या हैं, अटैच हैं। ठीक है, तो शायद इतनी कहानी तो समझ में आई गई होगी कि कार्बन के साथ में जो 4 हाइड्रोजन है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बार बार इसका सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगी। जो कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड लेती हूँ उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया मीथेन। मीथेन का करवा रहे हैं हम क्लोरीनीकरण, Cl2। और जब भी हेलोजिनेशन करवाएंगे एल्केनों का तो ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ चाहे तो अपने लिख दें सनलाइट, चाहे लिख दें लाइट, चाहे लिख दें H-nu यानी कि फोटोन लिख दें। ठीक है ना, लेकिन ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका कि एल्केनों का जो हेलोजिनेशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है कि चाहे लाइट लिख दो, सनलाइट लिख दो, फोटोन लिख दो, जो भी है। तो अब देखो क्या हुआ कि जैसे अभी अपनों ने मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा था कि कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम क्या है, अटैच हैं। तो उनमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। लेकिन उससे भी पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन हमेशा मुक्त मूलक विधि से होती है। मुक्त मूलक विधि से कह लो या आपने कहें कि फ्री रेडिकल मेथड से होगी। फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन कैसे होती है, मुक्त मूलक विधि से। अब थोड़ा सा फिर यहाँ पे मान लो जिनके तो क्लियर है ये फंडा के मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल क्या है, तो वो तो बढ़िया है, लेकिन फिर जिनके दिमाग में ये आता है कि अब मुक्त मूलक क्या भला है, तो उसके लिए देखो कि जैसे मान लो ये मेरे पास कोई 2 एटम और इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है इसको मैं 2 तरीके से क्या कर सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ। 2 तरीके से डिसोसिएट कर सकते हैं, इसको अपने तोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है कि अब ये जो बॉन्ड है अपने को पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या योगदान है। एक तो ये तरीका है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों में से किसी एक एटम को दे दिए जाएं, या फिर ये हो सकता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको बराबर बांट दिया जाए, एक इस एटम को दे दिया जाए और दूसरा इस एटम को दे दिया जाए। ठीक है ना, तो अगर तो ये वाला मेथड हो रहा है यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर ही क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको तो बोला जाता है विषमाश विदलन, विषमाश विदलन, विषमाश विखंडन, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन बोल देते हैं इसको। लेकिन अगर कोई बॉन्ड बराबर हिस्सों में बंट रहा है यानी कि उसका एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जा रहा है और दूसरा दूसरे एटम के पास जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस डिसोसिएशन को बोला जाता है समाश विखंडन या समाश विदलन। ये हो गया हेट्रोलाइटिक और ये हो गया होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है ना, तो जब भी अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक विधि से, तो मुक्त मूलक यानी कि वहां पे बॉन्ड का जो डिसोसिएशन होता है वो कैसा होता है, होमोलाइसिस होता है, समाश विखंडन होता है। समाश विखंडन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, समाश सम अंश बराबर हिस्से। ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास गया, इस एटम के पास गया। जब इस तरीके का काम हुआ तो उस कंडीशन में इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और जो दूसरा एटम है उसके पास में भी क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जो बन गई, इसी को ही क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि है, वो मुक्त मूलक विधि से क्या होती है, संपन्न होती है। लेकिन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, वो आपके 11th में थी। ठीक है, जो अब +2 के अंदर नहीं है। तो अब देखते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बात लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो कैसी होगी, मुक्त मूलक विधि से होगी। सनलाइट के पास में मान लो कि सबसे पहले बैठा है कौन, क्लोरीन, Cl2 बैठा है। Cl2 बैठा है तो इसका मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, जो सहज संयोजक बंध है, उसका हो जाएगा समाश विखंडन। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया इस क्लोरीन के पास। तो जब इसके पास गया तो उस कंडीशन में ये चेंज हो गए, किसमें, ये बन चुके हैं 2 क्लोरीन मुक्त मूलक। अब लास्ट वीडियो के अंदर जब अपनों ने रिएक्शन स्टार्ट किए हैं तो वहां मैंने आपको एक बात कही थी कि जिसके साथ रहना है वैसा बनना पड़ता है, जिससे रिएक्शन करनी है वैसा आपको होना पड़ेगा। तो अब देखो कि Cl2 चेंज हो चुका है किसके अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर। अब ये फ्री रेडिकल है और ये आराम से कैसे बैठा हुआ है, न्यूट्रल बैठा हुआ है। तो अब ये तो क्या हो चुका है, एक्साइटेड हो चुका है, उत्तेजित हो चुका है, और ये वैसे का वैसा। तो इसका मतलब इससे इसको अगर रिएक्शन करनी है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, मुक्त मूलक बनना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो मीथेन है, वापिस इसको अपने शो कर देते हैं, कार्बन, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। अब चारों के चारों हाइड्रोजन एटम क्या है, सेम है। तो चारों में से किसी एक बॉन्ड को हम क्या कर लेते हैं, समाश विदलित कर लेते हैं, समाश रूप से तोड़ लेते हैं। मान लो कि इस वाले बॉन्ड को तोड़ा,
एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और दूसरा इस हाइड्रोजन एटम के पास। तो अब ये चेंज हो गया किसमें, कार्बन, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन तो अभी है ना, ये रहे, इनको तो हमने कुछ किए नहीं है। तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये बन चुका है कौन, मैथिल मुक्त मूलक, और ये बन चुका है कौन, हाइड्रोजन मुक्त मूलक। अब ये मैथिल मुक्त मूलक और यहाँ से एक क्लोरीन मुक्त मूलक, दोनों आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे और बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया, CH3Cl। और प्लस में बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन, तो क्या बन चुका है, साथ में बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना। तो अब अगर अपने देखते हैं CH3Cl का कॉमन नेम, तो कॉमन नेम होता है इसका मैथिल क्लोराइड, IUPAC नाम होता है क्लोरोमीथेन। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे फिनिशर नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे है देखो, वापिस से Cl2, सनलाइट ऑलरेडी है, Cl2 से फिर क्या बनेंगे, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे, यहाँ से फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। तो हमारे पास, अब अगर फिर भी नहीं समझा रही तो इसको मैं ओपन फिर कर देती हूँ, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है और एक जुड़ चुका है कौन, क्लोरीन एटम। अब इन तीनों में से फिर एक बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ, मान लो इसका हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास और दूसरा इस हाइड्रोजन एटम के पास। यहाँ से आपके पास फिर Cl और Cl दो क्लोरीन मुक्त मूलक बने, एक यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा यहाँ जुड़ जाएगा। जब इस कार्बन के साथ दूसरा क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अब भी हैं और 2 कौन आ जाएंगे, क्लोरीन एटम आ जाएंगे। तो ये बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2Cl2 प्लस में क्या बन गया, HCl। इसका कॉमन नेम होता है मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है, और IUPAC नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अच्छा जी, वापिस से कार्बन के साथ में जब तक हाइड्रोजन है तब तक क्लोरीन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना। प्लस में फिर रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से रिड्यूस और उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन एटम, और प्लस में कौन आ गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बन गया, लेकिन अभी भी वो जो मेथिलीन क्लोराइड है उसको सुखा के बेहोश करने में वो कामयाब नहीं होएगा। ठीक है ना। ये बन चुका है कौन है, ये बन गया हमारे पास क्लोरोफॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, आगे कंटिन्यू होएगा ये इसी चैप्टर के अंदर। क्लोरोफॉर्म बन गया, लेकिन रिएक्शन अभी भी बाकी है, क्यों, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन है तब तक क्लोरीन है, प्लस Cl2, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन फिर निकल जाएंगे किसके रूप में, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में, और जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। सामान्य नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और IUPAC नाम होता है टेट्रा क्लोरोमीथेन, जिसका अग्निशामक यंत्रों के अंदर क्या किया जाता है, आग बुझाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी है अपने सिलेबस में, इसको आगे करेंगे। अब वापस से देख लो, हमने करवाया हाइड्रोकार्बन में, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और जो सैचुरेटेड है उसमें हमने ले लिया किसको, एल्केन को। एल्केन का करवा रहे हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजनीकरण में रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और मेथड कौन सा होता है, फ्री रेडिकल। ठीक है ना, यानी कि जो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो मुक्त मूलक विधि वाली होगी। मुक्त मूलक कैसे बनते हैं वो आपको मैं बता चुकी हूँ, CH4 + Cl2, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, बाय प्रोडक्ट HCl, मेन प्रोडक्ट CH3Cl मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और IUPAC नाम क्लोरोमीथेन, प्लस Cl2, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन फिर निकल जाएगा किसके रूप में, HCl के रूप में, और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, CH2Cl2। सामान्य नाम है मेथिलीन क्लोराइड और IUPAC नाम इसका होता है डाइक्लोरोमीथेन। वापिस प्लस Cl2 रिएक्शन करवाई, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन फिर निकल गया किसके रूप में, HCl के रूप में, और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, CHCl3, जिसका सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर करवा दिया हेलोजिनेशन किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, Cl2 के साथ में, Cl2 के साथ में फिर रिएक्शन हुई, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन फिर निकल गया किसके रूप में, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में, और हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने के चांसेस हैं। अब थर्ड कैसे, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था कि हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, एल्केनों के हैलोजनीकरण के संदर्भ में हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका वो बन गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एल्केनों के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया की समीकरण दीजिए या रासायनिक समीकरण दीजिए, तो रासायनिक समीकरण हमारे पास तैयार है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से पुटअप हो सकता है वो ये है कि एल्केनों के हैलोजनीकरण में एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए।
एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम देना है। तो देखो जो एल्केन है हमारे पास, हम यहां लिख रहे हैं एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम। तो देखो एल्केन हमारे पास है 3 टाइप, एक होते हैं 3 डिग्री, एक होते हैं 2 डिग्री और एक होते हैं 1 डिग्री, या होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब होते कैसे हैं, देखो कार्बन के साथ में अगर 3 कार्बन अटैच हैं, सेंट्रल कार्बन के साथ में 3 कार्बन अटैच हैं, इस कार्बन की 3 वैलेंसी 3 कार्बन के द्वारा क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो ये एग्जांपल है किसका, 3 डिग्री का, लेकिन वैलेंसी कर दो कंप्लीट क्या लगा के, हाइड्रोजन लगा के। क्यों, क्योंकि बात हो रही है किसकी, एल्केन की, ठीक है ना। 2 डिग्री में अगर अपने देखें तो CH3CH, CH3 हाइड्रोजन इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 डिग्री की बात करें CH3 और CH2 सिंगल बॉन्ड H कर दें, ठीक है। यानी कि ये एग्जांपल हो गया किसका, एथेन का, ये हो गया किसका, प्रोपेन का, और ये हो गया किसका, 2 मेथिल प्रोपेन का, ठीक है ना। यानी कि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये कौन है हमारे पास, 1 डिग्री है। अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देना है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। एल्केनों के जो स्थायित्व का क्रम होता है वही उनकी रिएक्टिविटी या उनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो देखो कैसे, अगर मान लो इस बॉन्ड को अपने, जैसे अपने यहाँ देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3 डिग्री मुक्त मूलक, ठीक है। अगर अपने यहाँ बात करें, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 डिग्री मुक्त मूलक। और सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होती है, अगर यहाँ से इसको रिमूव कर दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, 1 डिग्री मुक्त मूलक। सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, उससे कम है 2 डिग्री और उससे कम है कौन, 1 डिग्री, इसलिए यही ऑर्डर इनका। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम है कौन, 2 डिग्री और सबसे कम है कौन है, 1 डिग्री, ठीक है ना। अब ये तो नॉर्मल सी जानकारी। अब कुछ एक्स्ट्रा की अगर अपने बात करें तो देखो, किस रिएक्शन को अपने लैब के अंदर यूज नहीं करते, ये कहेंगे कि एल्किल हैलाइड बनाने के लिए इस मेथड का लैब के अंदर कोई यूज नहीं है, क्योंकि जो मेथड है इसमें देखो आप, मैथिल भी बन रहा है, मैथिलीन भी बन रहा है, क्लोरोफॉर्म भी बन रहा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन रहा है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास यहाँ पे 4 प्रकार के जो एल्किल हैलाइड हैं उनका क्या मिल रहा है, हमको मिक्सचर मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है। तो मिश्रण का करना क्या है, या तो सेपरेट सेपरेट मिले, जैसे किसमें मिले थे हमें, जैसे मिले थे डार्जन प्रोसेस में, 100% प्योर है ना, तो यहाँ प्योरिटी वाली कोई बात ही नहीं है। तो उस कंडीशन में भी ठीक है, अपने इसको लैब में यूज नहीं कर रहे, लेकिन मेथड तो है ना, ठीक है ना। तो अगर इनको अलग करना हो तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए करवाया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इनको अगर अपने अलग करना हो, मैथिल, मैथिलीन, मैथिलिडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, चारों को अगर सेपरेट करना हो, इनका जो मिक्सचर मिला है, अब ऐसे थोड़ा ना कि इनकी रिएक्शन करवाई आपने, यहाँ मैथिल क्लोराइड बना तो आपने वहां से उसको उठा के बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। सबका कॉम्बिनेशन है, सबका वहां पे क्या अपने पास मिश्रण है। तो इनको अलग करने के लिए अपने यूज करते हैं किसका, प्रभाजी आसवन विधि का, जिसको अपने इंग्लिश में बोल देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये मेथड कहाँ यूज होता है, ये मेथड यूज होता है कि अगर मान लो किसी मिश्रण के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे इन सबका मिश्रण है, ठीक है ना, हमारे पास चारों जो एल्किल हैलाइड का क्या बन चुका है, मिक्सचर बन चुका है। उस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन है, ये तो हैं, ये जो बने हैं ये तो उसके क्या है, कंपोनेंट्स हो गए। तो उनको अगर अलग करना है, ठीक है, और हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ये मेथड तभी कारगर होता है, या ये मेथड सिर्फ उसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिस मिश्रण के अवयवों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का अंतर होता है। जिस मिश्रण के अवयवों के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में 25 केल्विन से जिनमें कम का अंतर होता है, 25 केल्विन से कम अंतर होगा जिसके बॉइलिंग पॉइंट में, उन्हीं कंपोनेंट्स को इस मेथड के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये तो अब कब बना और कब हमने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। अगर अपने डेली लाइफ के अंदर बात करें
तो जैसे जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से जैसे पेट्रोल को सेपरेट करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है उसका अपने यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मेथड हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड जो अपने पास मेथड है वो यही रहेगा कि मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेन जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, वो कौन रहेगा, हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कि अब हम एल्केन ना लेकर के यहाँ पे लेंगे किसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, यानी कि लेते हैं किसको, एल्कीन को, ठीक है ना। तो यहाँ अब मैं लिख देती हूँ क्या, एल्कीन। और जो एल्कीन है, एल्कीन का मैं करवा रही हूँ हेलोजिनेशन। पहले एल्केन का करवा दिया, अब हम करवा रहे हैं किसका, एल्कीन का। लेकिन एल्कीन का जब अपने हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि बहुत बढ़िया रिएक्शन है। और अगर अपने देखें कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कैसे, एल्कीन कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसमें भी बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास CH2 और यहाँ भी क्या लिख देते हैं हम, CH2 लिख देते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास किसका, एथीन का। और एथीन का हेलोजिनेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं किसको, Br2, ब्रोमीन को ले रहे हैं। और रिएक्शन हो रही है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंस नहीं है, मेनली क्या होता है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल के फिर इसका यूज किया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे काम कर रहा है किसका, विलायक का। तो ध्यान से सुनना कि जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ब्रोमीन को ऐड किया जाता है, ब्रोमीन को डाला जाता है, यानी कि उनका जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कलर होता है कैसा, रेड कलर होता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा होगा, लाल रंग होगा या रेड कलर होगा। अब उस लाल रंग वाले सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही एल्कीन मिलाई जाती है तो वो लाल रंग वहां से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। देखो ब्रोमीन को किसमें घोला हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, सॉल्वेंट का काम कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। दोनों को हमने ऐड करके जो सॉल्यूशन बनाया उसका जो कलर है वो कैसा, रेड कलर है। और जैसे उस रेड कलर वाले सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया किसको, एल्कीन को, तो हमारे पास जो आगे नया जो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया उसका कलर अब रेड ना होकर के क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया मेथड, क्या पहचानने के लिए, किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड को या अपने कहें द्विबंध की उपस्थिति को पहचानने के लिए, डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। किसी अणु में द्विबंध की पहचान करने के लिए इस मेथड का या इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखो कि आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट के लिए देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए म्यू का जो मान होता है वो होता है 0, यानी कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान अगर 0 है तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल किसका, नॉन पोलर का, अध्रुवीय का। अध्रुवीय में आपने डाल दिया किसको, Br2 को। तो ब्रोमीन भी बेचारा, मान लो जो Br2 है ये भी क्या है, Br, सिंगल बॉन्ड Br, दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और दूसरा कौन है, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और ये बात मैं कई बार रिपीट करती हूँ क्लास के अंदर कि पाई बॉन्ड जो होता है वो 4 पाई की तरह होता है। जैसे घर में जो 4 पाई है उसको अपने एक जगह कांस्टेंट नहीं रखते, आंगन में भी हो सकती है, रूम में भी हो सकती है, ठीक है ना। वैसे यहाँ जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड भी अपनी जगह पे फिक्स नहीं होता, वो डीलोकेलाइज होता है। लोकेलाइज नहीं है, वो स्थानीकृत नहीं है, वो क्या होता है, विस्थानीकृत होता है, घूमता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है अपने पास, तो ये फिर टिकने वाला क्यों है, ये भी नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा, या तो जाएगा इस कार्बन के ऊपर या फिर जाएगा इस कार्बन एटम के ऊपर, दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर जाएगा। अब वो हमारी इच्छा है किधर मर्जी दे जाओ, क्यों, क्योंकि इधर भी क्या है, मैथिलीन है, और इधर भी कौन है, मैथिलीन है, तो दोनों सेम ही। तो मान लो कि इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर। जब यहाँ शिफ्टिंग की इसकी तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बन गया, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जी गए तो प्लस, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, -। मतलब कि यहाँ पे क्या आ चुकी है, पोलैरिटी आ चुकी है, 2 पोल बन गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो वापस वही बात रिपीट करूंगी, जिसके साथ रिएक्शन करनी है वैसा उसको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी अपनों ने पढ़ा था, वांडर वाला अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, वांडर वाला आकर्षण बल अपने पढ़ते हैं ना, तो वहां अपने पढ़ते हैं कि किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में आने पर कोई अध्रुवीय अणु भी कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता
जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, जिसको अपने कहते हैं ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण बल, ठीक है ना। तो ये भी बन जाएगा प्लस और माइनस, एक के ऊपर प्लस आ गया और दूसरे के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो बात होगी बिल्कुल सिंपल, प्लस के साथ में माइनस, माइनस के साथ में जोड़ दो इसको प्लस को, तो प्रोडक्ट तैयार है CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। लॉन्गेस्ट चैन 2 कार्बन की, चाहे इधर से काउंटिंग करें 1, ये हो गया 2, या इधर से 1 2, तो IUPAC नाम क्या हो जाता है इसका, 1 2, क्या लगा हुआ है 1 और 2 पे, डाई ब्रोमो एथेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम 1 2 डाई ब्रोमो एथेन, ठीक है ना। हमने क्या किया, एल्कीन ली, एल्कीन का हेलोजिनेशन करवाने के लिए हमने यहाँ पे किसको लिया हुआ है, ब्रोमीन को लिया हुआ है, ठीक है ना। ब्रोमीन ही लेना है, कहीं Cl2 लिख के और यहाँ लिख दो रेड कलर, ब्रोमीन ही लेना है, ब्रोमीन है। और यहाँ हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट के रूप में किसको लिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिया। दोनों को आपस में घोल के जो सॉल्यूशन बनाया उसका कलर कैसा आ गया, हमारे पास रेड कलर आ गया। उस रेड कलर वाले सॉल्यूशन के अंदर जैसे हमने अनसैचुरेटेड इस एल्कीन को डाला, तो वो जो रेड कलर है वो वहां से क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। मतलब फॉर्मेशन हो चुकी है किसकी, 1 2 डाइब्रोमो एथेन की। जो अनसैचुरेटेड था वो चेंज हो गया किसके अंदर है, सैचुरेटेड के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड यूज होता है कहाँ पे, डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने में या द्विबंध की उपस्थिति की पहचान करने में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। नेक्स्ट अपने पास अब जो अपने टॉपिक कर रहे हैं उसके लिए 2 बातें हमारी ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 2 बातों का हमें पता होना चाहिए। और वो 2 बातें कौन सी हैं, देखो जो एल्कीन है, एल्कीन को अपने 2 टाइप में बांट सकते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल, सममित या सिमेट्रिकल इनको अपने बोल देते हैं, और एक अपने पास होते हैं अनसिमेट्रिकल, या इसको अपने क्या लिख देते हैं, असममित लिख देते हैं। एक होते हैं सममित एल्कीन और दूसरे अपने पास कौन से होते हैं, असममित एल्कीन होते हैं, ठीक है। अब सममित क्या है कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे अभी हमने जो पहले रिएक्शन की है उसमें हमने एग्जांपल लिया किसका, एथेन का लिया, और यहाँ मैं एग्जांपल ले देती हूँ किसका, प्रोपीन का। अब भाई सममित और असममित क्या है, तो उसके लिए देखो, एथेन के लिए देखो, एथेन हमारे पास ये है फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड है CH2, और अगर अपने लिखते हैं किसका, प्रोपीन का लिखते हैं, तो प्रोपीन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, इनके साथ में जो एटम अटैच है ना, उनको ओपन कर दो। जैसे मान लो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और 2 इसके साथ में अटैच है, कौन है, हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है। अगर मैं प्रोपीन के स्ट्रक्चर को ओपन करती हूँ तो उस कंडीशन में, ठीक है, दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनको लिख दिया। इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है, दूसरा कौन है, मैथिल है, लेकिन इसके साथ में दोनों के दोनों कौन है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। तो अब देखो कि इस स्ट्रक्चर को अगर अपनों यानी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। अब ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये 2 बराबर पार्ट हो जाते हैं इसके, कि ऊपर की ओर दोनों क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ भी क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कि ये हमारे पास आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल आ गया। जहां से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, इस अणु को काटती हूँ तो इसके 2 बराबर पार्ट हो जाते हैं, 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। यहाँ से काटती हूँ तो भी 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ में भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर जिसको आप 2 बराबर हिस्सों के अंदर क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने सममित, ठीक है। और जिसको नहीं बांट सकते वो क्या हो जाते हैं अपने पास असममित। हालांकि अपने ये चैप्टर भी है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा आगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से काट के देख लो इसको, यहाँ से काट के देख लो, इस कार्बन के साथ में एक मैथिल है और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन के साथ में क्या है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम है, लेकिन यहाँ तो सेम ये वाली बात नहीं ना हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल है किसका, सममित एल्कीन का, और ये एग्जांपल है हमारे पास किसका, असममित एल्कीन का। अब आप कहोगे कि ये बताया क्यों, तो बताया इसलिए क्योंकि अब इसका यूज करना है हमने, और करना कैसे वो देखते हैं। एक तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि एल्कीन जो है उनको हम 2 टाइप में बांट सकते हैं, यानी कि 2 उसको कह सकते हैं कि 2 उसकी कैटेगरी हो सकती हैं। एक तो हो सकती है सिमेट्रिकल वाली और दूसरी हो सकती है अनसिमेट्रिकल वाली, एक सममित और दूसरी असममित।
अब करवाना है हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन तो वही है F2 है, Cl2 है, Br2 I2 है, ठीक है ना, और उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही है जो पहले आपको बता चुकी हूँ। दूसरी बात जो क्लियर होनी चाहिए वो ये है हमारी कि सॉरी यहाँ हेलोजिनेशन नहीं, अब अपने करवा रहे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, या हेलोजन अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, चाहे इसको बोल दो हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, चाहे इसको लिख दो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, चाहे इसको लिख दो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, चाहे लिख दो हेलोजन एसिड के साथ, और चाहे लिख दो क्या हाइड्रो हेलोजिनेशन, जैसे हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, अकेला हेलोजिनेशन हेलोजन का एडिशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का क्या करवाना है आपने, एडिशन करवाना है। और ये आपके पास क्या हो सकते हैं, ये अपने पहले वाली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन अपने मेनली यहाँ पे लेके चलते हैं किसको, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, क्योंकि पंगा ये डालता है, इसी की वजह से क्या होता है दिमाग के अंदर थोड़ी सी अपने कहीं की डाउट आते हैं और वो डाउट अपने क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो एल्कीन हमारे पास है दो टाइप के, पहले अपने लेके चल रहे हैं किसको, सिमेट्रिकल को, सम्मित एल्कीन को। तो सम्मित में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे किसका, एथीन का। एथीन की रिएक्शन करवा रही हूँ हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HBr के साथ, सम्मित ले लिया मैंने। और अगर मैं बात करती हूँ असम्मित की, तो असम्मित में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किसका, प्रोपीन का, और रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड, और हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में वापस अपने एग्जांपल ले लेते हैं किसका, HBr, ठीक है ना। तो एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखिए, ठीक है। दोनों की करवानी है रिएक्शन, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर देखो HBr प्लस माइनस पोलैरिटी यहाँ भी चाहिए, पाई बॉन्ड को जिधर जी करे घुमा दो, इधर घुमा दिया, ठीक है ना, यहीं घुमा सकते हैं, असम्मित में नहीं घुमा सकते अपने, और वहां रीजन क्या होता है वो आप बाद में बताते हैं, ठीक है। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर तो इसके ऊपर प्लस, और इस कार्बन के ऊपर आ गया कौन, नेगेटिव चार्ज, प्लस के साथ में माइनस, माइनस के साथ में प्लस, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 और H, तो क्या बन गया CH3, डबल की जगह बॉन्ड चेंज हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड, फिर है कौन CH2, और CH2 के साथ में जुड़ गया कौन, Br, तो फॉर्मेशन हो गई किसकी, ब्रोमो एथेन की, नाम है इसका ब्रोमो एथेन या 1 ब्रोमो एथेन, और कॉमन नेम है इसका एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेके चलते हैं किसको, प्रोपीन को। प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन करवा रहे हैं किसका, HBr का, हाइड्रोजन है ब्रोमाइड का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कोई नियम नहीं बोल रही कि इस नियम को यहाँ पे फॉलो करो, ये वो कुछ नहीं बोल रही मैं, नॉर्मली देखो कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। देखो कि यहाँ तो मैंने क्या किया कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको मैंने कहा कि चाहे इधर शिफ्ट कर दो चाहे इधर शिफ्ट कर दो, बात तो एक ही है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, मैथिली समूह है, एक जैसे समूह है, तो कोई ऐसे नहीं है कि हाँ मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, कोई ये नहीं कह रहा कि तू इलेक्ट्रॉन ले, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब अपने बात करते हैं किसकी, असम्मित एल्कीन की, और असम्मित एल्कीन में हमारे पास एग्जांपल है किसका, प्रोपीन का, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ में अटैच है कौन, मैथिल समूह अटैच है। जब मैथिल समूह अटैच है तो मैथिल समूह ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है कौन सा, प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव कौन सा होता है इसका, प्लस आई। और प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह हैं उनकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, यानी कि ये अपने से इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धक्का मारेगा। जब ये आगे की ओर धक्का मार रहा है तो मतलब यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ना आकर के कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। जब यहाँ गए तो उस कंडीशन में इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया कौन सा, पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपको पता ही है, ये प्लस और ये कौन है, माइनस है, ठीक है। जब ये बात है हमारे पास तो प्लस के साथ में जोड़ोगे किसको, माइनस को, और माइनस के साथ में जोड़ोगे किसको, प्लस को। ये मैंने मैथिल समूह की बात की है कि मैथिल समूह का इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई होता है।
तो अब जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है, CH3, ये तो बॉन्ड वैसे का वैसे ही है, सिंगल बॉन्ड CH, पॉजिटिव चार्ज है तो जोड़ोगे किसको, नेगेटिव वाले को, Br, फिर इसके बाद में डबल की जगह सिंगल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन CH3, और इस प्रोडक्ट का अपने पास IUPAC नेम है 2-ब्रोमो प्रोपेन। और अगर बात करते हैं इसके सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम है इसका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब मैंने इसको करने से पहले कुछ बोला कि मैंने कहा यहाँ मुझे नियम वगैरह कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बता रही हूँ। ठीक है ना, भी आपने चाहे प्लस आई इफेक्ट को आपने अपने माइंड के अंदर रखा या आपने प्लस आई प्रभाव के अनुसार आपने रिएक्शन को कंप्लीट करवाया, और चाहे आप इसको करवाते हो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, चाहे तो आप इसको करवा रहे हो प्लस आई प्रभाव के अनुसार, यानी कि जैसे हर किसी रिएक्शन में होता है। कुछ रिएक्शन एक्सेप्शन है जिसमें अलग अलग अपने को रूल क्या है वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो जहां करने पड़ते हैं तो उसके लिए हिंट होता है अपने पास। जैसे सनलाइट है तो सनलाइट आते ही आपको बता दिया कि रिएक्शन कैसे होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। ठीक है ना, या कुछ और होगा तो वो भी आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ देखो एरो के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। यहाँ आपका पॉइंट क्लियर है कि जो मैथिल ग्रुप है उसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई। तो प्लस आई आते ही दिमाग के अंदर ये बात आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस वजह से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अब उनकी यहाँ पे मर्जी नहीं चल सकती कि वो यहाँ जाए या यहाँ जाए, उनको जाना पड़ेगा कहाँ पे, इस मैथिलीन की ओर। ठीक है, तो अब यहाँ जो आपने बात याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, मार्कोनिकॉफ नियम का। ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम हेडिंग दे सकते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, भी आप मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण देकर समझाइए। चाहे आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोपीन और हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्शन है उसकी आपने क्या देनी है, रासायनिक समीकरण देनी है। ठीक है ना, चाहे दोनों में से कुछ भी पूछ रहा है। तो अब देखो मार्कोनिकॉफ जो नियम है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या है, सबसे पहले तो आप ये नियम जो है इसको फॉलो करते हो किसके ऊपर, असम्मित एल्कीन के ऊपर। मार्कोनिकॉफ जो नियम है इसको हम फॉलो कर रहे हैं किसके लिए, असम्मित एल्कीन के लिए। सम्मित में तो कोई बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकते हैं, है ना। तो असम्मित एल्कीन में या असम्मित एल्कीन पर जब अपने हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं, असम्मित एल्कीन पर जब किसका योग करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का। अब हाइड्रोजन हैलाइड जो है इसके अंदर भी दो बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए बेटे, वो कौन सी हैं, देखो इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, और इस Br के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस चार्ज वाली जितनी भी स्पीसीज हैं जिनके ऊपर चार्ज कौन सा प्लस चार्ज है, इसका मतलब कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है। ठीक है, हमारे पास जिस चीज की कमी होती है हम उसी चीज को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। जैसे यहाँ प्लस चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ही पसंद करेंगे। तो इसका मतलब ये कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं जैसे Br है, Br के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है इनके पास, खूब सारे हैं। तो माइनस वाला जो है वो किधर अट्रैक्ट होता है, प्लस वाले की ओर। तो इसलिए अपने लिखेंगे कि ये जो प्लस वाला है ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो ये हमारे पास कौन हो गया, ये हो गया हमारे पास नाभिक स्नेही। तो अब ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए आपकी कि ये प्लस चार्ज यानी कि H प्लस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही का। यहाँ पे जो Br माइनस है वो काम कर रहा है किसका, नाभिक स्नेही का। ठीक है, तो अब देखो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब किसी असम्मित एल्केन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है, जब किसी असम्मित एल्केन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है तो उसका नाभिक स्नेही वाला भाग यानी कि उसका जो ऋणावेशित भाग है, नाभिक स्नेही वाला जो भाग है वो उस द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। दोबारा से सुन लो कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है तो उसका ऋणावेशित भाग या उसका नाभिक स्नेही वाला भाग उस द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो देखो जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो हमने Br माइनस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ा जिस पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या थी, कम थी।
यहाँ देखें तो यहाँ तो 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, तो हमने किसके साथ में जोड़ा है, 1 वाले के साथ में। भी मेरा ये मतलब है कहने का कि अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको यही रिएक्शन दे दी मान लो सेम, और आगे आपसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि प्रोडक्ट आपने बताना है क्या बनेगा, तो वहां दिमाग के अंदर ये नहीं लाना कि मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। आप ध्यान में रखो प्लस साइन फैक्ट हो, प्लस साइन फैक्ट को आप फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब किसको फॉलो कर रहे हो, मार्कोनिकॉफ नियम को फॉलो कर रहे हो। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ मार्कोनिकॉफ देगा तभी आपने माइनस जुड़ेगा प्लस जुड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो मेन वहां पे आपका कंसेप्ट है वो है प्लस साइन फैक्ट वाला, उसको आप फॉलो करो। प्लस साइन फैक्ट फॉलो करो, इसका मतलब किसको फॉलो कर रहे हो, मार्कोनिकॉफ नियम को, ठीक है ना। अच्छा भाई अब देख चलो अब देखते हैं अपने, जैसे वापस से एस अमित एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ आपसे पूछा हुआ है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो अभी आपको बताया आपका प्रोडक्ट उसी रूल के उसी प्रेरण प्रभाव के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने को यहाँ पे एरो के ऊपर दे देता है प्रोक्साइड, अगर यहाँ पे अपने को लिखा मिलता है क्या, प्रोक्साइड लिखा मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर कहानी बिल्कुल ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब चेंज कैसे हो जाती है, तो उसके लिए देखो यहाँ अपने हेडिंग डाल सकते हैं, वहां हमने डाली थी मार्कोनिकॉफ नियम, यहाँ अपने लिख सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या प्रोक्साइड लिखा है तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोक्साइड प्रभाव, या इसी को ही कहते हैं क्रैश प्रभाव। जो बात गले में फिट नहीं ना हो रही, गले में खारिश हो रही है, क्रैश प्रभाव, क्योंकि जो प्लस साइन फैक्टर मार्कोनिकॉफ रूल है वो तो हर एक रिएक्शन के ऊपर लग रहा है, यानी कि वो तो सही लग रहा है, और ये हमें बात थोड़ी जचती सी नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से खारिश हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रैश प्रभाव भी बोलते हैं। दोबारा से देख लो, इसका नाम एंटी मार्कोनिकॉफ या विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम भी है, प्रोक्साइड प्रभाव भी है, क्रैश प्रभाव भी है, ठीक है ना। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि अब काम क्या करना है, मार्कोनिकॉफ नियम के अपोजिट करना है। तो देखो वहां आपने क्या किया था, वहां आपने ऋणावेशी जो हिस्सा है उसको आपने उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ा था जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या थी, कम थी। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणावेशी जो भाग है, ऋणावेशी जो सिरा है, उसको उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब कहाँ जुड़ेगा, इस CH2 के साथ में। तो उस कंडीशन में बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। वहां आपका बना था 2 ब्रोमोप्रोपेन और यहाँ बन जाएगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। उसको भी लिख देती हूँ, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ प्रोक्साइड लिखा मिलेगा, ठीक है ना, एल्किल प्रोक्साइड है, बेंजोइल प्रोक्साइड है, एसिटिल प्रोक्साइड है, कोई भी प्रोक्साइड यहाँ पे ले सकता है। RWR लिख दे, C6H5 COOC6H5 कुछ भी लिख दे, मतलब प्रोक्साइड यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी प्रोक्साइड अपने ले सकते हैं। प्रोक्साइड की प्रेजेंस में है तो उस कंडीशन में आपने इस रूल को फॉलो करना है, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो सेम कहानी चलेगी। मतलब प्रोडक्ट बनता है CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन और एंटी मार्कोनिकॉफ में बन रहा है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे पास एस-अमिथाइलकीन के लिए 2 रूल, एक तो हो गया मार्कोनिकॉफ और दूसरा हो जाता है कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ या विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम। अब चलते हैं जी नेक्स्ट मेथड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है नेम रिएक्शन आ जाती है, और जो नेम रिएक्शन है वो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन का नाम है हुंस-डीकर अभिक्रिया। 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, हर एक चैप्टर के अंदर आपको 4-4 5-5 नेम रिएक्शन मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ आप किसी ट्रिक का यूज करो, क्योंकि ट्रिक में क्या होता है कि अगर मान लो हम वहाँ से किसी एक वर्ड को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो सारी के सारे वो ट्रिक जो है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर आप रिएक्शन को बार बार पढ़ रहे हो और मान लो कि आपके दिमाग में वहाँ से कोई सबस्ट्रेट का अगर आपको मान लो आप भूल गए और थोड़ा सा कोई हिंट दे देता है और आपके वापस वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, माइंड के अंदर वापस आ जाए, तो कहने का मतलब ये कि आप
जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में आप किसी एक वर्ड को पकड़ के और सारी कहानी लिख सकते हो, यानी कि उसको आप याद कर सकते हो। कैसे? जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है हुंस डीकर अभिक्रिया, तो आप इस अपने को पढ़ना आता है कि इसका नाम क्या, हुंस डीकर अभिक्रिया, लेकिन आप ऐसे ना पढ़ के इसको क्या पढ़ो, हुंस डीकर अभिक्रिया, ठीक है ना, स पे जोर दे रहे हैं अपने, हुंस डीकर अभिक्रिया। स से इसमें क्या लेना होता है अपने को, इसमें अपने लेते हैं सिल्वर एसीटेट। यहाँ पे हमारा जो मेन सबस्ट्रेट रहेगा, जो मेन क्रिया कारक रहेगा, वो कौन होता है, सिल्वर एसीटेट। वापिस से देखो, हुंस डीकर अभिक्रिया में क्या लेना है हमने, सिल्वर एसीटेट लेना है। अब देखो एसीटेट तो मान लो आपने नहीं सुना, लेकिन एसिडिक एसिड आपने सुना हुआ है, एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का हमारे पास क्या फार्मूला था, CH3COOH। ये फॉर्मूला है किसका, एसिडिक अम्ल का, ठीक है। और ऐसे अगर मैं लिख दूं HCOOH, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मिक अम्ल का, वही लाल चमटियों वाला है ना, फॉर्मिक अम्ल का। अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं हटाती हूँ तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा किस रूप में, H+ के रूप में जाएगा, तो O के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो चेंज हो गया किसके अंदर, फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मिक अम्ल से क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। ऐसे ही अगर एसिडिक अम्ल से हम एक हाइड्रोजन को लेस कर देते हैं, यहाँ से इस हाइड्रोजन को अगर निकालते हैं, तो ये हाइड्रोजन हमारा निकलेगा किसके रूप में, H+ के रूप में, यानी कि प्रोटॉन के रूप में। अम्ल है ना, तो अम्ल क्या देते हैं, H+ देते हैं। H+ जाएगा तो पीछे इसका रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है आपके पास, CH3COO-। जैसे ये बन गया फॉर्मिक से फॉर्मेट, ठीक है ना, फॉर्मिक था, फॉर्मिक से क्या बन गया था, ये बन गया था फॉर्मेट। सेम वैसे ये है एसिडिक, तो एसिडिक से क्या बन गया, एसीटेट। अब एसीटेट नाम साथ में क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर फॉर्मूला क्या होता है, Ag। तो हमारे पास सिल्वर एसीटेट का फार्मूला क्या बन जाता है, CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट, जो हमारा मेन सबस्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वापिस से अपने लेते हैं CH3COOAG, ये है फॉर्मूला किसका, सिल्वर एसीटेट का। सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। सिल्वर एसीटेट है, Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, इसकी प्रेजेंस वही कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलने के लिए, ठीक है ना। जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो Br2 जो है, मतलब Br यहाँ से तोड़ लो, यहाँ से तोड़ लो, क्या बन गया, CH3Br, क्या बन गया, AgBr, प्लस में क्या निकल गया, CO2, ठीक है। दोबारा से देख लो, Br2, Br सिंगल बॉन्ड Br है, मैथिल के साथ में ये वाला ब्रोमीन अटैच हो गया, सिल्वर के साथ में ये वाला ब्रोमीन अटैच हो गया, और यहाँ से बीच में से क्या निकल गया, CO2 निकल गया। तो इसका मतलब जब हमने सिल्वर एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवाई, तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, मैथिल ब्रोमाइड। अब यहाँ से देखो कि कई बार अपने से कोई रिएक्शन में ये पूछ लेता है, या कई बार अपने को रिएक्शन में क्या करना होता है कि कार्बन का आरोहण करना होता है, यानी कि कार्बन बढ़ाने होते हैं। कई बार क्या करना होता है, किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो क्रिया कारक है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है, और जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या हमने क्या करनी होती है, कम करनी होती है। वो भी आपके सिलेबस में है कि जैसे आप कार्बन श्रृंखला का आरोहण करते हो, यानी कि श्रृंखला को बढ़ाते हो, अवरोहण करते हो, यानी कि आप कार्बन चैन को क्या करते हो, 3 से 2 करते हो, 4 से 3 करते हो, इस तरीके से कम करते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो कि जो हमारा जो मेन सबस्ट्रेट है, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, ठीक है। जब 2 है तो जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे कितनी रहेगी, 1। तो इसका मतलब इस विधि के अंदर आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो क्रिया कारक की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना। तो ये हो जाती है हुंस डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन आ जाती है कौन सी, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। अब जो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है ये मेनली यूज होती है क्या बनाने के लिए, आयन बनाने के लिए। फिंकल को क्या दिखाना, आईना दिखाना है। आईना दिखाना मतलब क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड। फिंकेल्स्टाइन आयन आयोडाइड बनाना है, इसमें आपने एल्किल आयोडाइड बनाना है, ठीक है। तो अपने जो सबस्ट्रेट लेके चलेंगे वो चाहे तो आप ले लो यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड, या फिर आप क्या ले सकते हो, एल्किल क्लोराइड। अच्छा, अगर दिमाग में क्वेश्चन आए कि हम यहाँ मेथिल आयोडाइड ले सकते हैं तो कॉमन सेंस से नहीं ले सकते।
क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई इसको बना रहे हैं, अगर यहाँ लिख दोगे पहले लिख दोगे तो बनाओगे क्या, ठीक है ना। प्लस में दोनों में से एक को ले सकते हैं, प्लस में रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में, सोडियम आयोडाइड NaI फॉर्मूला है। रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। एसीटोन, कीटोन ये भी आएंगे। CH3Br, चाहे तो मैथिल ब्रोमाइड ले लिया, चाहे हमने क्या ले लिया, मैथिल क्लोराइड ले लिया। रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाईएसीटोन। क्या होगा, बिल्कुल इजी सा है। अगर आपने मैथिल ब्रोमाइड लिया है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaBr। अगर आपने क्या लिया, मैथिल क्लोराइड, क्या निकल जाएगा, NaCl, ठीक है ना। यानी कि सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है या सोडियम क्लोराइड हो सकता है, उसका यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन के निकल जाता है, अक्षय बन के निकल जाएगा। हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए वो क्या बन जाएगा, CH3I, मैथिल आयोडाइड, या जिसको बोलते हैं अपने आयोडोमीथेन, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, नंबर 5 नंबर जो अपने पास रिएक्शन है वो है स्वाट अभिक्रिया, ठीक है। नेम रिएक्शन है, वापस से नेम रिएक्शन आपको बता रही हूँ, बार बार इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर अपने पास है स्वाट अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन में आपने क्या बना दिया, आयोडाइड बना दिया। स्वाट में क्या बना दोगे आप, स्वाट में बना दोगे आप स्मार्ट मतलब क्या बना दोगे, फेयर बना दोगे। फेयर मतलब एल्किल फ्लोराइड बनाना है, ठीक है ना। स्वाट में बनाना है स्मार्ट मतलब एल्किल फ्लोराइड की हमने क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। वापस से देखो, फ्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ आप जो एल्किल हैलाइड लोगे वो क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड वगैरह, ठीक है ना। फ्लोराइड नहीं ले सकते क्योंकि फ्लोराइड हमने बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ हमने ले लिया मान लो मैथिल क्लोराइड, प्लस में रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, धात्विक फ्लोराइड के साथ में। धात्विक फ्लोराइड के रूप में सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं अपने। लेकिन जो हमारी बुक में मैं वही लिख रही हूँ, सिल्वर फ्लोराइड, AgF नाम है इसका, सिल्वर फ्लोराइड। जब करवाएंगे रिएक्शन तो AgCl निकल जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के रूप में। अवक्षेप नीचे बैठता है तो उसके लिए अपने डाउन हेडेड एरो का यूज करते हैं। अगर कहीं अपने पास जो प्रोडक्ट है वो गैस बन रही है तो गैस अपने को पता है हल्की ऊपर जाती है, तो उसके लिए अपने अप हेडेड या अपवर्ड जो एरो है उसका यूज करते हैं। जो मेन प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, CH3 और F दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया CH3F मैथिल फ्लोराइड। और आपने देखा जितने भी हमने मेथड किए हैं, किसी भी मेथड के अंदर हमने जो एल्किल फ्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन नहीं की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है ये एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड जो जितनी भी हमने यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड किए हैं उनमें एक ही मेथड है हमारे पास, कौन सा, स्वाट अभिक्रिया, ठीक है ना। स्वाट अभिक्रिया से हम क्या बना सकते हैं, एल्किल फ्लोराइड बना सकते हैं। अब बचता है हमारे पास लास्ट मेथड, और इम्पोर्टेंट भी है, 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टिल्डेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक। प्लस में आपने लेना है 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। इन दोनों की हेल्प से हमने जाना है कहां तक, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड बनेगा, लेकिन बनता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा, यहाँ बनेगा आपके पास सिर्फ एल्किल क्लोराइड। एक मेथड है स्पेसिफिक है जिसके अंदर बनने वाला एल्किल हैलाइड भी क्या है, स्पेशल है कि उससे वही बनता है, ठीक है ना। कुछ एक हैं जिनमें हाँ भी आपके पास चॉइस होती है, आप ये भी बना सकते हो वो बना सकते हो। यहाँ टिल्डेन अभिकर्मक, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि टिल्डेन अभिकर्मक क्या है। तो टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं किसको, नाइट्रोसिल क्लोराइड को। नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड फॉर्मूला है NOCl। स्ट्रक्चर ओपन करनी भी आनी चाहिए। आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के रूप में रखते हैं किसको, नाइट्रोजन को। डबल बॉन्ड के साथ अटैच है कौन, ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है कौन है, क्लोरीन। अब बारी आती है जी किसकी, 1 डिग्री एमीन की। तो देखो हमने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करा या मान लो एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया, अभी तक जो हमने किया मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिसाइड करने के लिए ये देखा कि हमारा जो सेंट्रल कार्बन है वो आगे कितने कार्बन के साथ में अटैच है। लेकिन जब अपने बात करते हैं किसकी, एमीन की,
तो वहां अपनी जो डिग्री है 1 डिग्री 2 डिग्री जो 3 डिग्री है उसको हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल हमने एमीन कहीं भी यूज नहीं किया है। तो देखो अमोनिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया होता है हमारे पास NH3, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और अटैच होते हैं कौन, 3 हाइड्रोजन एटम। अगर अपने किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के उसकी जगह एक एल्किल ग्रुप लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन आपने हटाया उसकी जगह आपने कोई यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए समूह लगा दिया, ठीक है, या आपने आपको मान लो बेंजीन रिंग लगा दी। आपने एक हाइड्रोजन को यहाँ से जब हटा दिया तो वो आपका चेंज हो गया किसमें, 1 डिग्री एमीन। अमोनिया से क्या बन गया, एक हाइड्रोजन हटाने पर 1 डिग्री एमीन। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह आप मान लो दूसरा एल्किल ग्रुप लगा देते हो, वो चेंज हो गया किसमें, 2 डिग्री में। तीसरा हाइड्रोजन हटा दो, तीसरा एल्किल ग्रुप लगा दो, चेंज हो गया किसमें, 3 डिग्री में, ठीक है। लेकिन यहाँ हम यूज कर रहे हैं किसका, 1 डिग्री एमीन का। तो 1 डिग्री एमीन के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस NOCl दोनों की रिएक्शन से आगे क्या होगा, तो देखो इसको CH3 NH2 ओपन करके लिख दिया इसको। अब जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है, आपको बोला ये वाला इसका जो है ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसका ओपन करेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनती है। तो नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिख दो, H2 के नीचे ऑक्सीजन लिख दो, मैथिल के नीचे क्लोरीन लिख दो और तोड़ दो इसको। तो क्या बन गया, CH3Cl, N और N क्या बन चुका है, N2 बन चुका है, H2O क्या बन चुका है, H2O बन चुका है। तो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार है CH3Cl प्लस N2 प्लस H2O। तो ये हमारे पास बन चुका है मैथिल क्लोराइड, किसके द्वारा, 1 डिग्री एमीन और टिल्डेन अभिकर्मक, ठीक है। बार बार इसको फोकस कर रही हूं मैं। टिल्डेन अभिकर्मक आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ल्यूकास का आपको बोला था ना, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, जो आपके 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आते हैं वहां से ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। पता होना चाहिए टिल्डेन अभिकर्मक किसको कहते हैं या किसे कहते हैं। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के लिए अपना टर्म यूज करते हैं कौन सी, टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक की हेल्प से आप एल्किल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, तो दिमाग के अंदर फिट होनी चाहिए कहानी कि हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ में, ठीक है। 1 डिग्री एमीन के साथ में रिएक्शन करवा के नाइट्रोसिल क्लोराइड की या टिल्डेन अभिकर्मक की क्या बना सकते हैं, आगे मैथिल क्लोराइड बना सकते हैं। अब लास्ट वीडियो की तरह इसमें फटाफट से अपनों ने जितना मैटर पढ़ा उसको हम करते हैं समराइज। फर्स्ट मेथड हमने किया एल्केन प्लस Cl2, प्रेजेंस है किसकी, HNO की, बना दिया CH3Cl, फिर रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ, बना दिया CH2Cl2, फिर रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ, बना दिया CHCl3, फिर रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ, बना दिया CCl4। नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड, ये तो था सैचुरेटेड, फिर हमने करवाया क्या, अनसैचुरेटेड का। एग्जांपल था एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, एरो के ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेथड कौन सा, मेथड है हमारे पास डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, द्विबंध की पहचान करने के लिए आपको बताया था ये स्पेशल मेथड अपने पास। दोनों का कलर कैसा बना था, रेड कलर। जैसे ही एथीन को मिक्स किया सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। प्रोडक्ट बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, 1,2 डाइब्रोमो एथीन। नेक्स्ट हमने मेथड किया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे कि ले लिया HBr। नेक्स्ट किया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और एरो के ऊपर हमने लिख दिया प्रोक्सम। रिएक्शन हो रही है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, रिएक्शन हो रही है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। जब रिएक्शन होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास बना CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, हमारे पास बना CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। मार्कोनिकॉफ में 2 ब्रोमो और एंटी मार्कोनिकॉफ में या प्रोक्साइड या क्रैश प्रभाव के अंदर बना 1 ब्रोमो। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ली नेम रिएक्शन और नेम रिएक्शन का नाम था हुन्स-डिकर अभिक्रिया, ठीक है। अब से हुन्स-डिकर नाम बोल के क्या बोलना है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया, के ऊपर फोकस करना है। हुन्स-डिकर में क्या लेना है, सिल्वर एसीटेट CH3COOAg प्लस क्या लिया Br2, एरो के ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक सिल्वर एक ब्रोमीन निकल जाते हैं किसके रूप में AgBr प्लस
CO2 प्लस CH3Br मेथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन है कौन सी? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन क्या बनाना है? बनाना है एल्किल आयोडाइड। बनाने के लिए क्या लिया? मान लो एल्किल ब्रोमाइड, आपको बोला हुआ है एल्किल जो समूह है मेथिल एथिल प्रोपिल आइसोप्रोपिल जो भी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा? R के द्वारा, ठीक है ना। रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या बन गया हमारे पास? बन गया एल्किल आयोडाइड प्लस में क्या बन जाता है? NaBr। और नेक्स्ट रिएक्शन थी स्वाट अभिक्रिया। स्वाट में क्या बना देना है? स्मार्ट बना देना है। मान लो कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया? एल्किल आयोडाइड ले लिया प्लस में धात्विक फ्लोराइड AgF रिएक्शन करवाओगे सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट बन के निकल जाएगा, अक्षय बन जाएगा और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड, ठीक है ना। एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। और लास्ट आज की रिएक्शन थी नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक के साथ, जिसको अपने यहाँ शो कर देते हैं। क्या लिया हमने? 1 डिग्री अमीन RNS2 लिख दो, CH3NH2 लिख दो प्लस में NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो CH3 के साथ चला जाता है Cl, N के साथ चला जाता है N और H2O के साथ चला जाता है H2O। तो ये आपके जितने भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने के प्रिपरेशन मेथड आपके बुक के अंदर वो आज होते हैं कंप्लीट। फिर कहूँगी बार बार इसको क्या करो? रिवीजन करो, बार बार लिख के देखो, तभी फायदा है, अदरवाइज तो फिर ये ऊपर से जाएगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।